हैं कि आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो एचसीएफ निकालने की एक विधि है, एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। याद रहे दो चीज, एक है एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल होता है, प्रमेयिका इसका इस्तेमाल होता है। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? वैसे देखो इन सभी के बारे में हम लोग पहले से ही परिचित है, फिर मैंने कहा ना कि ये सारे शब्द नए नजर आ रहे हैं, नाम नए नजर आ रहे हैं, परिचित हम लोग पहले से ही। जैसे देखो भाग तो बनाए ही होंगे, भाग कैसे बनाते हो? जैसे आपको दिया जाए कि 5 से जो है 117 को भाग दो, निश्चित रूप से आप भाग दोगे, है ना? क्या भाग दोगे? तो 5 दूनी 10, 1 7 उतर जाएगा, फिर 5 तिया 15। अच्छा देखो आप ऐसे यहां ध्यान से देखो, क्या आप ऐसे करोगे क्या? 5 दूनी 10 ऐसे भाग लगाओगे क्या? ऐसे तो भाग नहीं लगाओगे। यहां शेषफल सॉरी 7 बच जाएगा, ऐसे करोगे? शेषफल कभी भी इससे, ये जो भाजक है इसको क्या बोलते हैं? भाजक, है ना? इससे कभी भी ये बड़ा नहीं होता है, ठीक है? तो इसको हम लोग आगे चलाएंगे 3 बार में, 5 तिया 15, शेषफल हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। भाग तो दिए हुए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भागफल, सबको पता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शेषफल, है ना? अब दूसरी बात, छोटे के समय में आप लोग को बताए होंगे सर लोग, इसको चेक कैसे किया जाता है कि मेरा भाग सही है या गलत है। चेक तो करते होंगे, चेक कैसे करते हैं? तो बोले होंगे कि देखो बाबू आप 5 और 23 को जो गुना करो, 5 और 23 को गुना करो, 5 और 23 को गुना करो, और इसमें जो है ना आप शेषफल को जोड़ दो। इसको जब जोड़ दोगे तो ये जो है ना इसके बराबर होना चाहिए, 117 के बराबर होना चाहिए। अगर 5 और 23 को गुना किए, गुना करके 2 के साथ जोड़ दिए, जोड़ करके अगर 117 आया तो मेरा भाग सही है, अगर ऐसा नहीं आया तो क्या है? वो गलत है। चेक किए हैं ना? एकदम चेक किए हैं। अब देखो अब वही चीज है, अब ये 117 क्या है? हमारा भाज्य है। क्या है? भाज्य। 5 क्या है? भाजक है, ठीक है? गुना 23 क्या है? तो ये भागफल है, ठीक? जोड़ 2 क्या है? तो शेषफल है। इससे हम लोग तो अच्छे से परिचित हो चुके हैं, जानते हैं। नहीं जानते तो अब जान जाए। दूसरी बात आप देखो, अब जो है इस भाज्य को हम लोग ए से दिखाते हैं, भाज्य को ए से दिखाते हैं, भाजक को बी से दिखाते हैं, भागफल को क्यू से दिखाते हैं, और शेषफल को आर से दिखाते हैं, ठीक? तो भाज्य हमारा ए हो गया, ए बराबर भाजक को बी से दिखाते हैं और भागफल को क्यू से, तो बी और क्यू को गुणा करेंगे तो ये बी क्यू हो गया, जोड़ेंगे शेषफल, शेष हमारा आर है, शेषफल को हम लोग आर से दिखाते हैं। यही चीज, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बोलो क्या पहले से परिचित नहीं है? ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, छोटे बच्चे से ही, छोटे क्लासों में ही सिखाया जाता है इसको कि कोई यदि भाग बनाए तो बाबू देखो भाग चेक कर लो तुम लोग, तुम्हारा भाग सही है या गलत है। बच्चा खुद ही चेक कर लेता है, इसको गुना करेगा, गुना करके इसके साथ जोड़ देगा, जोड़ने के बाद यदि इसके बराबर आया तो भाग सही है, नहीं तो गलत है ना? इससे हम लोग पहले से परिचित हैं, और यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है? ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसमें एक कंडीशन है, जैसे मैंने बताया, क्या बताया? कि आप कभी भी शेषफल जो है ना, ये शेषफल इस ये भाजक से बड़ा नहीं होगा। शेषफल कभी यहां 7 रखोगे,
कभी यहाँ शेषफल 5 रखोगे? नहीं रखोगे। या तो शेषफल 0 हो जाएगा, शेषफल 0, शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, धनात्मक संख्या ही ना मिलेगा। जैसे ये 2, तो 2 0 से बड़ा है कि नहीं? यहां कभी माइनस में होगा क्या? क्या क्या आप कभी इसको ऐसे भाग दोगे? ऐसे करोगे? 5 का 20, यहां आप 5 का 20 कर दोगे, तो 20 में से 17 चला जाएगा, घटा 3। क्या कभी आप ऐसे भाग करोगे? माइनस में कभी होगा? नहीं ना होगा। ये क्या हो गया? 0 से छोटा, तो शेषफल कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। शेषफल, ये जो r है ना, ये जो शेषफल है कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। 0 से हमेशा ही क्या होता है? बड़ा होता है, या फिर शेषफल 0 भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ये। आया समझ में? मैं इसको यहां दिखा रहा हूं अच्छे से थोड़ा सा। तो देखो, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय कहेंगे। इसमें एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन हम लोग जानते हैं है कि नहीं, कि ये जो r है ना, ये 0 से बड़ा होता है। 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। इसको थोड़ा सा, 0 से बड़ा होता है या फिर 0 होता है, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। इसका मतलब इधर छोटा और इधर बड़ा, तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होता है शेषफल, है ना, या फिर 0 भी होता है, ऐसे लगा दिए तो बराबर। 0 से बड़ा या फिर 0 शेषफल होता है, लेकिन हमेशा ही जो है ना, ये जो r होता है ये भाजक से छोटा होता है। ये जो b है इससे हमेशा ही ये जो r होता है छोटा होता है। क्या आप किसी संख्या को 5 से भाग दोगे और शेषफल जो है आपका 5 बचेगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। शेषफल हमेशा ही ऐसे से छोटा बचेगा, या तो 0 बचे या तो शेषफल 1 बचे। अब जैसे यदि आप 10 को भाग दोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, शेषफल क्या आया? 0 आया। अगर आप 11 को भाग दोगे तो 5 दूनी वही 10, शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं, अगर 12 को भाग दोगे शेषफल 2 बच जाएगा, 13 को भाग दोगे शेषफल 3 बच जाएगा, 14 को भाग दोगे शेषफल 4 बच जाएगा, 15 को भाग दोगे तो शेषफल 0 बच जाएगा, है ना। यानी कि ये जो शेषफल है हमेशा ही इससे छोटा होता है। तो यही लिखे कि ये जो शेषफल है ये b से छोटा होता है। बस ये कंडीशन है, और ये कंडीशन हम लोग शुरू से जानते हैं, बच्चे से ये हमेशा बताते हैं। कभी यदि आपने यहाँ शेषफल इससे ज्यादा रख दिया, मान के चलते यहाँ आप इसको 17 से भाग देते हो, 5 दूनी 10 कर दिया, आपका यहाँ शेषफल 17 बच गया। और जब आप सर के पास जाओगे दिखाने के लिए तो क्या बोलेंगे? क्या किया जी, शेषफल यहाँ 7 कैसे रह गया? यहाँ और नहीं चलेगा जी, बोलते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजों से हम लोग परिचित हो चुके हैं। अब देखो, ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय। क्या हो गया? यूक्लिड विभाजन परिमेय। और इसी यूक्लिड विभाजन परिमेय का इस्तेमाल करके हम लोग यूक्लिड एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इसका कई बार इस्तेमाल करते हैं। इस परिमेय का हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। उस पूरे प्रक्रिया को, इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को, उस पूरे विधि को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं है, ये है परिमेय। ठीक है, अब प्रेमिका मत समझ लेना, लवर। ठीक है, तो ये हो गया प्रमेय का, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो एचसीएफ निकालेंगे वो पूरा विधि, वो पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक, उस पूरे विधि को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। आया समझ में? ये तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ गया। अब ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? हम लोगों ने संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना तो सीखा ही होगा, या ज्यादातर बच्चे जो है एलसीएम के रूप में जानते हैं। जब भी उसको बोलेंगे कि बाबू एक काम करो, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो बोलेंगे सर क्या एलसीएम करेंगे? एलसीएम
एलसीएम आप लोग को याद होगा, जैसे आपको दे दिया जाए 6, 8, 12 का एलसीएम निकालो जी, तो क्या करते हो आप? ऐसे इसका एलसीएम निकालते हो, जानते होंगे आप लोग, है ना? एलसीएम निकालते हो ना? तो ये तो हो गया एलसीएम निकालना, है ना? यही जब हम एक एक संख्या को दे कि बोलेंगे बाबू 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो बोलेंगे सर क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही, जिस तरह से एलसीएम निकालते हो ठीक उसी तरह से इसको अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं? याद करो, अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? 2 से। 2, 3, फिर 5, 7, 11, 13, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट 2 से करेंगे, इसको काटने का प्रयास करेंगे। तो 12 को हम लोग किससे काट सकते हैं? 2 से। हम यहाँ 2 से काटेंगे, कितने बार में? 6 दूनी 12, है कि नहीं? जब आगे शुरू से शुरू करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे, है ना? फिर ये आगे क्या हो जाएगा? फिर 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, अब ये नहीं चलेगा, चलेगा? तो हम बोलेंगे इस 12 का जो हमने अभाज्य गुणनखंडन किया वो क्या क्या? ये 2 है, आप चाहो तो 2 को ऐसे लिख लो और 1 3 है। हमने 12 का ये अभाज्य गुणनखंडन किया ना? इसी तरह से कहते हैं ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसके अनुसार कि किसी भी भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को, जितना भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कौन से होते हैं? जो किसी न किसी संख्या से कट रहे हो, है कि नहीं? तो जितना भी भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग जो है ना अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये सारे अभाज्य संख्या है, इनके गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो गुणा के रूप में लिख दिया, ये हमारा गुणनफल हो गया। 12 का हमने गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिख लिया, ठीक है? समझ में आया? और इससे हम लोग पहले से परिचित हैं। कुछ नया है क्या? कुछ भी तो नया नहीं ना है? नहीं है? फिर से एक बार, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, जितने भी भाज्य संख्या, उन सभी को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और ये अद्वितीय होता है। जैसे ये 12 का ये अभाज्य गुणनखंड किया और उसको गुणनफल के रूप में हमने ऐसा लिखा, ऐसा 2 गुना 2 गुना 3 ऐसा और किसी अभाज्य संख्या का नहीं होगा। 2 गुना 2 गुना 3, क्या ये कभी 20 का होगा? नहीं होगा, ये 12 का ही होगा। इसको करेंगे तो 12 ही ना आएगा। समझने का हेर फेर, 3 पसारी 15 शेर। इन चीजों से हम लोग पहले से ही परिचित हैं, समझ में? तो ये अद्वितीय मतलब 12 का यही होगा, इसके अलावा ये जो और किसी का नहीं होगा, ठीक है? और इसके क्रम को हम उल्टा पुल्टी कर देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम यदि इसको 3 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 12 का ही अभाज्य गुणनखंडन है ना? हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 2। इसके अभाज्य संख्याओं के क्रम को हम अगर उल्टा पुल्टी कर देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।